नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह टॉपिक है सरकार। तो आज हम इस टॉपिक में सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार क्या है, उनके स्वरूप क्या है, अंग क्या है और सरकार की कार्य क्या है। तो उस चीज़ को हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित अन्य दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। तो यानी पाठ योजना लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, फिर विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र, प्रकरण हो जाएगा सरकार, किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए, कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो क्लास जो होती है 35 या 40 मिनट की होती है। तो आप लिख सकते हैं अपने अनुसार किस घंटे में आपको पढ़ाना है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि आपका विषय से संबंधित होगा। यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। अगर आप दूसरे टॉपिक यानी प्रकरण के लेसन प्लान बनाते हैं तो आप समान उद्देश्य जो यहाँ पर है इसी समान उद्देश्य को सभी टॉपिक में डाल सकते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आप जो पॉइंट लिखते हैं वो प्रकरण से संबंधित होता है, इसलिए वो आप हर टॉपिक में चेंज करेंगे। तो जैसे कि विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पर पहला नंबर देखेंगे कि विद्यार्थी जो हैं सरकार के बारे में जान सकेंगे यानी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर हो जाएगा विद्यार्थी सरकार और उसके कार्य तथा अंगों को जानकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा विद्यार्थी सरकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर अपने कौशलों को विकसित कर सकेंगे। चौथा नंबर, विद्यार्थी सरकार से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद 5वां नंबर जो हो जाएगा छात्रों में सरकार के विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के लिए किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि पढ़ाने के लिए हम चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। अब किस विधि का प्रयोग करेंगे? पढ़ाने की विधि बहुत सारी है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा, यानी कि पहले से क्या जानकारी प्राप्त है छात्रों को। तो छात्र जो है सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस टॉपिक या विषय के बारे में उनको पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है। फिर उसके बाद वर्ग व्यवस्था, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापक। अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक लिखेंगे, लड़की हैं तो अध्यापिका लिखेंगे। तो छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना में 2 पॉइंट, यहाँ 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर क्या है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न कम से कम आप 3 रख सकते हैं और अधिक से अधिक प्रश्नों की संख्या 5 रख सकते हैं।
तो पहला नंबर है यहाँ पर, छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं बच्चों से कि हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब जैसे कि उत्तर आया भारत, तो अब उसी से हम दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नई दिल्ली। अब जैसे नई दिल्ली उत्तर आया तो उसी से संबंधित तीसरा प्रश्न बनेगा कि नई दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है संसद में। चौथा प्रश्न है कि संसद में मंत्रिमंडल के समूह को क्या कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सरकार या कैबिनेट। अब पांचवा प्रश्न है कि सरकार के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि समस्यात्मक लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है, वो टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे सरकार, और पाठ की उद्घोषणा में लिखेंगे आज हम लोग सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि दोनों साइड का पेज यूज करेंगे और 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक तो आपका शिक्षण बिंदु रहेगा, एक कॉलम में शिक्षण बिंदु टॉपिक से संबंधित पॉइंट रहेगा, यानी कि हमारा टॉपिक जो है सरकार है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि सरकार के कार्य क्या है, अंग क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इसको यहाँ पर देखेंगे। फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो हमारा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का, उसका व्याख्या हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे, जो छात्र अध्यापिका क्लास में बच्चों के सामने देंगी। छात्र क्रियाशीलन में, यानी कि बच्चों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, किस प्रकार वो उत्तर देंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड में बच्चों को समझाने के लिए जिस तरीके से लिखते हैं, वहाँ पर आप चौथे कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। आप अपने अनुसार डायग्राम भी बना सकते हैं, बच्चे जिस तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सरकार के बारे में। सरकार, यानी कि सरकार के बारे में देखेंगे तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों की समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। यानी कि राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है, तो उसी के अनुसार सरकार अपने कार्यों का संचालन करती है, ताकि राष्ट्र और जनता दोनों का हित हो। प्रायः इसके 3 अंग हैं। 3 अंग में देखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून को बनाना। अब कानून बन गया, तब उसको लागू कौन करेगा? तो कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम है, जो तीसरा अंग है सरकार का, वो कानून का पालन करवाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति नियम कानून के अनुसार अपने कार्यों का संचालन नहीं करता है या कोई अपराध करता है, तो न्यायपालिका क्या करती है? उसको दंड देती है। तो ये सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं तीनों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि कानून को बनाना और फिर उसके बाद लागू करना और फिर कानून का पालन करवाना। सरकार के माध्यम से ही राज्य में नीति नियम लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य में नीति नियमों का संचालन होता है। राज्य निरंतर बदलती हुई सरकारों द्वारा प्रशासित होती है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि सरकार जो है हमेशा चेंज होते रहती है। अगर एक ही सरकार लंबे समय तक अगर उनको कार्य करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या होता है कि वो जनहित के लिए कार्य नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति को हम बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर। तो इसलिए सरकार चेंज करना जरूरी होता है और हमेशा यह चेंज होते रहती है। इस शासन पद्धति में राष्ट्र में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मेन होते हैं एवं मंत्रिपरिषद।
प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं। और राज्य में हम क्या देखते हैं, जिस तरह से राष्ट्र में, केंद्र में प्रधानमंत्री मेन होते हैं, उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री मेन होते हैं और उसके अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है वो कार्य करती हैं। तो ये यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र हैं, छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्याम पटकार में यहाँ पर देखेंगे सरकार के बारे में कि जो 3 अंग है वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये जो सरकार है वो राज्य में जनहित को देखते हुए नीति नियम का संचालन यानी लागू करते हैं। अब दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है सरकार के कार्य क्या है, उस चीज को हम देखेंगे। पहला नंबर तो है कानून बनाना। तो यहाँ पर सरकार जनता के हितों और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम कानून का निर्माण करती है। अब दूसरा नंबर है पुराने कानूनों को आवश्यकता के अनुसार लागू करना, यानी कि कोई पुराना कानून है, नियम है जो कि जनता के लिए उपयोगी नहीं है तो उसमें क्या करेगी कि सरकार चेंज भी करेगी। अगर वह उपयोग के लायक होगा तो उसको रखेगी और अगर उपयोग के लायक नहीं है तो उसमें कुछ चेंज करेगी। तीसरा नंबर है राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना, शिक्षा एवं रोजगार का अवसर प्रदान करना, जनहित के लिए कार्य करना यानी कि जनता के हितों के लिए, और कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना जिससे संपूर्ण राष्ट्र और जनता का कल्याण हो। यहाँ पर जो सरकार के कार्य हैं और आदि कार्य हैं इनके, इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि सरकार के 2 कार्य बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कानून का निर्माण करना और शिक्षा व रोजगार का अवसर प्रदान करना। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में कि जो कार्य है यही सारा चीज हो जाएगा। यहाँ पर कानून निर्माण, विकास संबंधी कार्य, जन कल्याण, शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देना तथा जन सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा। ये 4 कॉलम इसी तरह रहेगा जैसे आपका ये पेज में था पहले वाला, जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा सरकार के स्वरूप या प्रकार। कितने तरह की, किस तरह की सरकारें होती हैं उस चीज को हम देखेंगे। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था और सरकार को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सरकार के स्वरूप। पहला है साम्राज्यवाद। तो जिन देशों में साम्राज्य के रूप में सरकार होती है उनको चलाने वाला कोई शासक होता है, यानी कि यहाँ पर कोई राजा या रानी के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। दूसरा नंबर हम देखेंगे गणतंत्र। तो ये हमारे देश में भी है। इसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सरकार में चुने हुए सबसे बड़े व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। तीसरा नंबर है धर्मतंत्र। तो इस तरीके की सरकार को किसी धर्म द्वारा चलाया जाता है और ऐसी सरकार को उस धर्म के धर्म गुरुओं द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यहाँ पर जो मेन होते हैं वो धर्म गुरु होते हैं और उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को धर्म गुरु के द्वारा ही चलाया जाता है। चौथा नंबर है तानाशाह। तानाशाही सरकार केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जाती है और जो सरकार की सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रख लेता है तथा इस शासन में जनता शासन का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि तानाशाही शासन में एक ही व्यक्ति का शासन रहता है और वो जैसा चाहता है वैसे उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को चलाता है। 5वां नंबर है एकल दल राज्य।
तो इस तरीके की सरकार में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और किसी दूसरी पार्टी के सदस्य को इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जो चुनाव होता है वो उसी पार्टी के सदस्यों के बीच कराया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य खड़े होते हैं और इन्हीं के बीच चुनाव होता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि सरकार के कितने प्रकार या स्वरूप हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है साम्राज्यवाद, गणतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही आदि। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी। यहाँ पर श्यामपटकार में जो सरकार के स्वरूप है इसमें यही सारा चीज़ हो जाएगा। गणतंत्र, लोकतंत्र, यानी सेम हुआ, गणतंत्र या लोकतंत्र कहिए, साम्राज्यवाद, धर्मतंत्र, तानाशाही और एक दलीय राज्य की शासन व्यवस्था। उसके बाद हम अगला पेज में आएंगे। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण जो हमारा है समाप्त होता है। उसके बाद छात्रों से प्रश्न किया जाता है, जो कि इस प्रश्न को हम मूल्यांकन प्रश्न के नाम से जानते हैं। पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न करना जरूरी होता है और यह देखा जाता है अगर बच्चे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो टीचर के द्वारा यह समझा जाता है कि बच्चों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा है। अगर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि उस टॉपिक को फिर से सरलतापूर्वक बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रश्न आप लगभग 4 या 5 बच्चों से पूछ सकते हैं। पहला है कि सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा, सरकार के कितने अंग होते हैं। तीसरा प्रश्न है सरकार के कार्य क्या है। चौथा प्रश्न सरकार के स्वरूप क्या है और पांचवा लोकतंत्र से क्या समझते हैं। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि आपने जो पढ़ाया है उसको एक बार बच्चों के सामने दोहराना यहाँ होता है ताकि उनको अच्छे तरीके से याद बना रहे। तो पहला नंबर है कि सरकार जो है कुछ व्यक्ति का समूह होते हैं जिसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। दूसरा नंबर, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीसरा नंबर है सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण तथा शासन का संचालन करती है। चौथा नंबर है शासन व्यवस्था के संचालन में लोकतंत्र को उत्तम माना जाता है। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति के बाद होमवर्क यानी गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि सरकार क्या है, सरकार के बारे में क्या जानते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि सरकार के कार्यों का वर्णन करें। तो जो हमारा लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना था वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।